600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित संपत्ति बिखरी पड़ी है। करोड़ों का कैश बिखरा पड़ा है। 200 से ज्यादा जमीन और कमर्शियल प्रॉपर्टी के दस्तावेज, करोड़ों रुपए के बैंक निवेश और एक साथ 30 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड। और ये खुलासा होता है कहां? झारखंड में। उसी झारखंड में जहां का नौजवान एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये झारखंड के धनबाद की कहानी है। उस धनबाद की जिसे देश की कोयला राजधानी कहा जाता है। लेकिन पिछले कई दशकों से इस शहर का नाम सिर्फ कोयले के लिए नहीं, बल्कि कोयला माफिया, अवैध खनन और करोड़ों के काले कारोबार के आरोपों के लिए भी लिया जाता रहा है। धनबाद के कोयला माफिया पर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में भी बन चुकी, लेकिन दशकों से राजनीतिक संरक्षण के नीचे कोयले के अवैध खनन का यह कारोबार पनपता रहा है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन कोयला माफिया, उसका सिंडिकेट स्थायी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईडी ने इस बार अपनी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यहीं की? क्या मिला एजेंसी को? किन लोगों की यहाँ रेड हुई? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सिर्फ कुछ कारोबारियों पर कार्रवाई है या फिर धनबाद में वर्षों से सक्रिय बताए जाने वाले पूरे कोयला सिंडिकेट की परतें खोलने के लिए किया गया काम है? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। इस वीडियो में आपको विस्तार से धनबाद की इस काले धंधे की कहानी सुनाएंगे। मंगलवार की सुबह धनबाद के लिए बिल्कुल सामान्य नहीं थी। सड़ा ढेला, बैंक मोड़, झरिया, कतरास, लोयाबाद, महुदा और नालंदा कॉटेज जैसे इलाकों में लोगों की नींद खुली तो सड़कों पर आम ट्रैफिक से पहले केंद्रीय एजेंसियों की गाड़ियां दिखाई दी। कुछ जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती थी, कुछ जगहों पर घरों के बाहर हलचल थी और कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि ईडी ने अवैध कोयला कारोबार और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर एक साथ बड़ा एक्शन शुरू किया है। शुरुआती जानकारी 25 ठिकानों की थी, बाद में अलग अलग रिपोर्टों में यह संख्या 30 से ज्यादा बताई गई। यानी कार्रवाई छोटी नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को एक साथ खंगालने की कोशिश थी। इस रेड का सबसे बड़ा केंद्र है बीसीसीएल यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड से जुड़े आउटसोर्सिंग कारोबारी लाल बाबू सिंह, जिन्हें एलबी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और कोयला कारोबारी अनिल गोयल। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड ये भारत सरकार की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन काम करती है। धनबाद और झरिया की ज्यादातर बड़ी कोयला खदानों का संचालन यही कंपनी करती है। यानी जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहाँ कोयले की सबसे बड़ा सरकारी काम है वो बीसीसीएल के जरिए ही होता है। खैर, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि मामला सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं। ईडी की टीमें उनके रिश्तेदारों, सहयोगी और कथित जो करीबी हैं उन तक ही पहुंची। जिन नामों का जिक्र अब तक सामने आया उनमें विश्वविजय सिंह, रंजीत सिंह, रोहित यादव, गणेश यादव, हरेंद्र चौहान, पप्पू मंडल, माधो सिंह, इख्तियार अली, साहिब आलम, विजय पासवान और कई अन्य लोग शामिल हैं। जांच एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या इन सभी के बीच सिर्फ कारोबारी संबंध थे या फिर आर्थिक लेनदेन की ऐसी कड़ियां भी थीं जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में अहम साबित हो सकती हैं। अब अगर इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा सवाल पूछा जाए तो यही है कि आखिर ईडी को ऐसा क्या मिला जिसने इस रेड को राष्ट्रीय स्तर की खबर बना दिया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और दैनिक भास्कर में प्रकाशित जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, निवेश से जुड़े रिकॉर्ड्स और संपत्तियों के कागजात मिले। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, करीब 100 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट और अन्य निवेश फ्रीज किए गए। वहीं दूसरी रिपोर्ट्स में 160 करोड़ रुपए तक के म्यूचुअल फंड फ्रीज होने का दावा किया गया। इसके अलावा 200 से ज्यादा अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिनमें प्लॉट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और माइंस शेयर तक शामिल बताए जा रहे हैं। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 500 से 600 करोड़ रुपए के बीच आंकी जा रही है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लगभग 600 करोड़ रुपए के कथित काले धन और उससे जुड़ी संपत्तियों की जांच के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ईडी सिर्फ नकदी बरामद करने नहीं पहुंची थी। अगर किसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी सिर्फ कैश खोजे तो जांच अधूरी रह जाएगी। असली जांच ये होती है कि पैसा आया कहां से, किस रास्ते से घूमकर अलग अलग खातों तक पहुंचा, किसके नाम पर निवेश किया गया और आखिरकार किन संपत्तियों में ये बदल गया। यही कारण है कि इस बार नकदी से ज्यादा फोकस दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, जमीन की रजिस्ट्री, सेल डीड और डिजिटल डिवाइस पर रहा। जांच एजेंसी अब इन्हीं दस्तावेजों के जरिए पूरे आर्थिक नेटवर्क की परतें खोलने की कोशिश कर रही है। दरअसल ईडी का आरोप है कि अवैध कोयला खनन सिर्फ जमीन से कोयला निकालने तक सीमित नहीं रहता। उसके बाद शुरू होती पैसों की असली यात्रा। पहले अवैध उत्खनन, फिर परिवहन, उसके बाद भंडारण, फिर बिक्री और आखिर में उस कमाई को अलग अलग लोगों, कंपनियों और निवेशों के जरिए वैध दिखाने की कोशिश। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का पूरा आधार यही होता है कि अपराध से अर्जित धन को किस तरह कानूनी कमाई का रूप दिया गया। ईडी का दावा है कि धनबाद में भी कुछ ऐसा ही नेटवर्क
काम कर रहा था और अब उसी की वित्तीय संरचना को खंगाला जा रहा है। यहीं से इस कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। ये रेड अचानक नहीं हुई, इसके पीछे कई महीनों की तैयारी और वर्षों की जांच जुड़ी हुई है। ईडी ने इस मामले में 4 अलग अलग ईसीआईआर दर्ज की हैं। ईसीआईआर मानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे किसी अपराध की जांच शुरू करने के लिए एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, उसी तरीके से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है तो वो ईसीआईआर दर्ज करती है। यानी यही वो दस्तावेज होता है जिसके बाद ईडी किसी मामले की आधिकारिक जांच शुरू करती है। एजेंसी का कहना है कि जिन लोगों के यहाँ कार्रवाई हुई उनमें से कई के खिलाफ पहले से अवैध कोयला कारोबार और तस्करी से जुड़े मामले दर्ज थे। इन्हीं पुराने मामलों, वित्तीय इनपुट और संदिग्ध लेन देन की जानकारी को जोड़ते हुए इस बड़े ऑपरेशन की तैयारी की गई। जांच के दौरान एक वित्तीय लेन देन ने भी एजेंसी का ध्यान खींचा। रिपोर्ट के मुताबिक कुंभनाथ सिंह नाम के एक व्यक्ति ने करीब 15 लाख रुपए विश्व विजय सिंह के खाते में ट्रांसफर किए थे। पहली नजर में ये एक सामान्य बैंक ट्रांजैक्शन लग सकता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ऐसे छोटे दिखने वाले लेन देन भी कई बार पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी बन जाते हैं। ईडी जब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह रकम किस उद्देश्य से भेजी गई थी, इसका स्रोत क्या था और क्या ऐसे ही दूसरे लेन देन भी अलग अलग खातों के जरिए किए गए। जांच एजेंसी का मानना है कि एलबी सिंह और अनिल गोयल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण के जरिए बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की। हालांकि ये ईडी का आरोप है और इसकी पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी, लेकिन इसी आरोप के आधार पर अब जांच सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं रह गई है। एजेंसी उन लोगों और संस्थाओं की भी पड़ताल कर रही है जिनके नाम पर संपत्तियां खरीदी गई, निवेश किए गए या आर्थिक लेन देन हुए। यही वजह है कि इस रेड को सिर्फ छापेमारी नहीं बल्कि पूरे आर्थिक नेटवर्क की फॉरेंसिक जांच के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई हो और पूरे शहर में हलचल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन ईडी की टीमें अलग अलग ठिकानों पर पहुंची, उसी दिन कई जगह ऐसा माहौल बन गया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबसे ज्यादा चर्चा झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष हरेंद्र चौहान के घर पर रही। जैसे ही इलाके के लोगों को पता चला कि ईडी की टीम उनके घर पहुंची है, देखते देखते बड़ी संख्या में महिलाएं वहां इकट्ठा हो गई। महिलाओं ने अधिकारियों को घेर लिया और सवाल पूछने शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अधिकारी अपने साथ बैग लेकर घर के अंदर क्यों जा रहे हैं? अगर जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष है तो बैग के अंदर क्या है? महिलाओं को डर था कि कहीं बाद में कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। कुछ देर तक माहौल काफी तनावपूर्ण भी बना रहा। घर के बाहर बहस होती रही। आखिरकार पुलिस और अधिकारियों ने लोगों को समझाया, जिसके बाद जांच आगे बढ़ सकी। ईडी की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन पूरे दिन इस घटना की चर्चा होती रही। इसी दौरान एक और ऐसी घटना हुई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईडी की एक टीम नालंदा कॉटेज पहुंची थी। उसे वहां एक खास फ्लैट में जांच करनी थी, लेकिन शुरुआती भ्रम में टीम गलत फ्लैट तक पहुंच गई। मुख्य गेट बंद था, इसलिए टीम सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ी और दूसरे फ्लैट की तरफ से अंदर पहुंच गई। कुछ ही देर बाद पता चला कि पता गलत हो गया। जिस घर में टीम पहुंची थी उसकी इस छापेमारी से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद अधिकारी वापस लौटे और सही फ्लैट में जाकर जांच शुरू की। कुछ मिनटों की ये गलती पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। हालांकि बाद में टीम ने अपने तय ठिकानों पर ही कार्रवाई पूरी की, लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। ये पहली बार नहीं है जब एलबी सिंह और उनके करीबियों का नाम ईडी की जांच में आया हो। इससे पहले नवंबर 2025 में भी ईडी ने धनबाद और दुमका में उनसे जुड़े करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस कार्रवाई में करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए नकद, बड़ी संख्या में जमीन के कागजात और कई अहम दस्तावेज मिले थे। यानी मौजूदा कार्रवाई अचानक नहीं है। पिछली जांच से जो जानकारियां मिली थी उसी के आधार पर एजेंसी आगे बढ़ती रही। एक और बात जिसने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा वो था कुछ पुराने मामलों का रिकॉर्ड। रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व विजय सिंह का नाम साल 2008 के एक टेंडर घोटाले में भी सामने आया था। अब ईडी ये भी देख रही है कि क्या पुराने मामलों और आज सामने आए वित्तीय लेन देन के बीच कोई संबंध है या नहीं। इसी वजह से जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह कि आखिर ईडी की जांच इतनी गहराई तक क्यों पहुंच रही है? इसका जवाब धनबाद के उस इतिहास में छिपा है जिसे समझे बिना इस पूरी कार्रवाई का मतलब समझना मुश्किल है। धनबाद में कोयले का कारोबार जितना पुराना है उतने ही पुराने यहाँ अवैध खनन और कोयला सिंडिकेट के आरोप भी हैं। वर्ष 1970 में बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद यहाँ कई बड़े सिंडिकेट एक्टिव हुए। आने वाले दशकों में खदानों पर कब्जे, रंगदारी, गैंगवार की कहानियां पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। यही वो दौर था जब धनबाद का नाम सिर्फ कोयले से नहीं बल्कि कोयला माफिया से भी जुड़ने लगा। बाद में हालात बदले, खुले गैंगवॉर की जगह धीरे धीरे आउटसोर्सिंग कंपनियों का दौर शुरू हुआ, लेकिन आरोप ये लगते रहे कि अवैध उत्खनन और समानांतर आर्थिक नेटवर्क खत्म नहीं हुए।
बल्कि उनका तरीका बदल गया। जांच एजेंसी को मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में अवैध खनन का मॉडल पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा संगठित हुआ। सरकारी खदानों के आसपास आउटसोर्सिंग, परिवहन, स्टोरेज और सप्लाई की कई परतें बनी। आरोप है कि इन्हीं परतों के बीच अवैध कोयले का भी समानांतर नेटवर्क विकसित हुआ। यही कारण है कि इस बार ईडी सिर्फ किसी एक कारोबारी पर कार्रवाई करने नहीं रुकी। एजेंसी पूरे वित्तीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। किसके खाते में पैसा गया, किसके नाम पर जमीन खरीदी गई, किन कंपनियों में निवेश हुआ, किसके जरिए आगे पैसा बढ़ा, अब जांच का फोकस इन्हीं सवालों पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इनमें प्लॉट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, माइंस शेयर और दूसरी संपत्तियां शामिल बताई जा रही हैं। जांच एजेंसियां इन सभी दस्तावेजों का मिलान रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, बैंकिंग डेटा और टैक्स रिकॉर्ड से करेंगे। यही वजह है कि ईडी ने आयकर विभाग से भी सहयोग मांगा है। अगर किसी संपत्ति का स्रोत घोषित आय से मेल नहीं खाता है या वित्तीय लेन देन संदिग्ध पाया जाता है तो अलग अलग एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकती हैं। यहाँ सवाल यह है कि 1970 के दशक से धनबाद में चल रहा कोयला माफिया अब तक सक्रिय कैसे है। 1970 के दशक में ये कहानी धनबाद की कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से शुरू होती है। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के बनने के बाद यहाँ ट्रेड यूनियन माफिया सक्रिय होते हैं। पहले बीपी सिन्हा और बाद में सूर्यदेव सिंह। उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले सूर्यदेव सिंह धनबाद में अवैध खनन और टेंडर रिगिंग का पूरा नेक्सस खड़ा करते हैं। वो झरिया सीट से कई बार विधायक बनते हैं। उनकी पहुंच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर उन्हें सार्वजनिक मंचों पर अपना दोस्त बताते हैं। 1983 में वॉशिंगटन पोस्ट ने सूर्यदेव सिंह पर एक रिपोर्ट की थी जिसमें उन्हें धनबाद का गॉडफादर बताया था। फिलहाल धनबाद में नया नाम उरूस पर है। डुलू महतो धनबाद से बीजेपी की टिकट पर सांसद हैं। उन पर 49 एफआईआर हैं। धनबाद में कोयले के वो खदान है जहां हर राजनीतिक पार्टी के दामन पर कालिक पुती हुई। 2022 की प्रभात खबर की रिपोर्ट की माने तो अवैध कोयला खनन से हर दिन 10-15 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोयला माफिया नहीं चल सकता, लेकिन इसे रोकने की कोई ईमानदार कोशिश होगी, इसमें संदेह। ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई का सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है? अगर जांच एजेंसी अपने दावों को दस्तावेजों और वित्तीय साक्ष्यों के जरिए साबित कर पाती है तो ये सिर्फ धनबाद तक सीमित मामला नहीं रहेगा। ये देश में अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और समानांतर अर्थव्यवस्था के खिलाफ चल रही कार्रवाई की बड़ी मिसाल बन सकता है। दूसरी तरफ अगर जांच के दौरान और नाम सामने आते हैं तो दायरा कारोबारियों से आगे बढ़कर उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जिन पर वर्षों से संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। और सवाल मौजूदा जेएमएम की सरकार से भी रहेंगे कि दूसरा टर्म उनका चल रहा है, आखिर वो क्या कर रहे हैं इस माफिया को रोकने के लिए, इस पर शिकंजा कसने के लिए? क्या वो केंद्र सरकार की ईडी की मदद कर रहे हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब धीमे धीमे सामने आएंगे। बाकी आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी खुशबू ने, इसे कैमरे पर उतारा है मेरे साथी सुधांशु। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।